वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुक करते हैं एनटीपीसी के उस मॉक टेस्ट में जहां पे रोज शाम को 4 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। आज सेट नंबर 3 है और इस सेट में हम लेकर आए हैं लुसेंट स्पेशल। जी हाँ, यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो कि आप तक पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम एजुकेशन के 86 पे जॉब्स अपडेट भी दे रहे हैं, तो उन सभी जॉब्स अपडेट को पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके जी हाँ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, फटाफट आंसर करेंगे, समय शुरू हो चुका है अब आपका। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा, प्राचीन काल की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? जी हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है संस्कृत, और यहाँ भी उत्तर आपका संस्कृत होगा, इज द राइट आंसर। दोस्तों, पाली जो भाषा है ये बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस धर्म के साथ जुड़ी हुई ये भाषा है, पाली भाषा। ठीक है, ये बता चुका हूं क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, समय शुरू करते हैं आपका। अब यहाँ पे पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? देखिए, इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न कुछ मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ पॉलिटी से, और कुछ आपको दोस्तों यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस से। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, जिनका उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों नोट कर सकते हैं। इट्स बी सेगा, शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या का जो अभिप्राय है वो है क्या है? तो शिलालेखों के अध्ययन से है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समय शुरू करते हैं आपका अब। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व, जो कि हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। आंसर करेंगे जल्दी से। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, बड़े पत्थरों में घेरी हुई समाधियां, जिसे हम लोग कब्बे भी कहते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 का आंसर करते हैं यहाँ पे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? Was the first metal used by human? आंसर करेंगे जल्दी से दोस्तों आप लोग यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर कॉपर होगा, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इज द राइट आंसर, जिसका भी उत्तर बी आ रहा है। और आप लोग आउट ऑफ 40 कितने उत्तर सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में जाते समय। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है आपका पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एग्जैक्टली राजस्थान इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, कालीबंगन संबंधित है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा जो है वो सॉरी मोहनजोदाड़ो जो है वो किस संस्कृति से संबंधित है? तो उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सवाल नंबर 6 पे आंसर करेंगे दोस्तों। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे, यानी कि हमें कब मिल पाए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्टली जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि बुद्ध काल में। नोट कर सकते हैं दोस्तों, बौद्ध काल कह सकते हैं या बुद्ध काल कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था जो कि आपके आरआरबी में पूछा गया है सवाल, वो कि बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, उनको उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन पीपल वाज। एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर जिसका आ रहा है दोस्तों ए, यानी कि उचित समतावादी इज द राइट आंसर। जी दोस्तों, नोट कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उचित कथन है, यानी कि जो भी कहा गया है यहाँ पर इन चारों भाषाओं में। जी हाँ, आपके समय शुरू होते हैं अब। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स सी इज द राइट आंसर। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति दोस्तों शिव को यहाँ पे संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? देखिए सवाल फिर से आ चुका है,
और ये सवाल लगातार 10 वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, जहां बार बार लगातार पूछे गए रेलवे के एग्जाम में। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए हड़प्पा। नोट कर सकते हैं, सबसे पुराना शहर जो कि भारत में खोजा गया, हड़प्पा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलिए, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के दयोग तक निम्न में से कौन से थे? यानी कि जो हमें जो कलाकृतियों में मिल पाए थे, जो अवशेषों के साथ मिल पाए थे, और व्यापारिक और आर्थिक विकास को ये संबोधित करती है। जी हाँ दोस्तों, आंसर कर लेंगे यहाँ पे जल्दी से। बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, करेंसीज यानी कि मुद्राएं, जिनका भी उत्तर बी आ रहा है, सही उत्तर कर रहे हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ, और यहाँ पे उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। भारतीय संविधान की रचना में निम्नों में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। ये पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। हर सवाल के आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत सवाल का 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आंसर कीजिए। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा महात्मा गांधी। डी जिनका उत्तर आ रहा है, उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। जी हाँ, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? एग्जैक्टली जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि कैबिनेट मिशन। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं, कैबिनेट मिशन एक्ट 1946 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, जिनका भी उत्तर आ रहा है सही कर लेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही अगर क्यूज सेक्शन चाहिए आपको, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो रोज ये क्यूज सेक्शन आपको मिलेंगे। और ये लुसेंट स्पेशल जो है, जहाँ पे आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, वैसे मैं आपको स्पेशली बना कर दे रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुक है वो कवर कर लिया जाए। जितने भी दिन बचे हुए हैं, उतने दिन से पहले आप खुद को प्रिपेयर भी करें अच्छे से। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। जी हाँ, स्वतंत्रता भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी। जी हाँ, जीवी मालवणकर। नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जल्दी से आंसर कर लेंगे फटाफट। इस मॉक टेस्ट को जरूर देखें आप लोग डेली बेसिस पे। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, सर बी एन राव। जी हाँ दोस्तों, सर बी एन राव आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आंसर करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। संविधान से जुड़ा हुआ सवाल है ये, और ये लुसेंट स्पेशल में, जी हाँ, पॉलिटी से जुड़े हुए सवाल हैं। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे ए, यानी कि 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया भारतीय संविधान को। आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 को। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वल्लभ भाई पटेल को, जी हाँ, एकता का प्रतीक भी बोला गया है। जी हाँ, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का प्रयास किया, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही किया, बल्कि इनके साथ जितने भी लोग उस समय थे, वो पूरे भारत को एक देखना चाहते थे, अखंड भारत देखना चाहते थे। उस समय ये बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था, इसलिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई, और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हमारे भारत के पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये सवाल भी आ चुका है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनटीपीसी के पर्पज से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंसर कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था दोस्तों भारतीय संविधान का सभा अध्यक्ष। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव किया गया था, किस लिए चुनाव किया गया था इनका?
बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है संविधान सभा के लिए किया गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। जी हाँ, और संविधान सभा के द्वारा किया गया था। सी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों। यहाँ पे हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टार मार्केबल है और एक्सपेक्टेड भी है ये सवाल, इसलिए इसको जरूर लिखिएगा आप लोग। बिल्कुल आंसर कीजिएगा सी, 27 दिसंबर 1911। जी हाँ, और वो भी कलकत्ता में गाया गया था, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। जी हाँ, और इसको लिखा किसने था ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपका टास्क है, जो भी मैं आपको अलग से बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके जरूर करेंगे, आशा करते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे दोस्तों। आंसर करेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता भारत के में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। इट्स ए सुचेता कृपलानी। नोट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी ये, और स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से ये अगर महिला थी किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी, सुचेता कृपलानी। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली की परिभाषा को अनुरूप करता है। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। एग्जैक्टली अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यानी कि सिगरेट उद्योग को, तो आंसर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता की शर्तों में से एक है। जल्दी से आंसर कर सकते हैं तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हर सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डी, यानी कि किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य यानी कि फ्लैट प्राइस। या अब ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ से, ये इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को भी हमें छोड़ना नहीं है, और ये लूसेंट स्पेशल सारे क्वेश्चन हैं। तो वहाँ से अगर आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं, तो अब तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन सब्जेक्टिव बुक अगर आपने पढ़ा है और उसके बाद टेस्ट लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको लूसेंट को याद करने का। सवाल नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे पूत जो है अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है। द पूट डिटरमाइन हिज ओन डिमांड और द स्टेटमेंट इज। तो ये जो डिमांड, ये जो कथन है, ये कहा गया था दोस्तों जेबी। जी हाँ, आंसर कर लेंगे जेबी से, जेबी ने कहा था। ठीक है, ये एक अर्थशास्त्री थे ये, और आपको बता दें कि इन्होंने कहा था कि जो पुट डिटरमाइन होता है ना, वो डिमांड पे डिपेंड करता है। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। सल्तनन, जी हाँ, सल्तनन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है। एट द पेरेंट लेवल पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन। आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे। इट्स अ सी। जी हाँ, ना तो हानि होता है और ना ही लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों, ये भी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। लाभ या अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसे कि उत्पादक कहते हैं। एग्जैक्टली अगर आप उत्तर कर रहे हैं बी, यानी कि कुल लागत की वसूली कर सकता है, कैन रिकवर द टोटल कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, द एडवांटेज प्रोड्यूसिंग द सिचुएशन इज द प्रोडक्शन इन विच प्रोड्यूसर कैन रिकवर द टोटल कॉस्ट। आंसर हम बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे यहाँ पे, और आंसर करेंगे 27 का आप लोग। अननोन ऑब्सोलेंस इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द पेरामेंट असेट। व्हाट इज द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर कीजिएगा दोस्तों। अज्ञात प्रचलन का अभिप्राय स्थायी या परिसंपत्तियों के मूल्य के हानि है, इनमें से किसका कारण होता है ये। बिल्कुल आंसर कीजिएगा। इट्स ए, ये उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन जो होता है उसके कारण ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का। निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल से हाशमान यानी कि लॉस प्रतिफल में बदल जाता है। ठीक है, विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द मार्जिनल रिटर्न चेंज फ्रॉम द इंक्रीजिंग द रिटर्न टू डिमिनिशिंग रिटर्न। एग्जैक्टली अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि ये परिवर्तित कारकों के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता के चलते
होना संभव होता है। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे 29 का। यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे, इसका अर्थ क्या है? इफ द अदर थिंग रिमेन अनडन, इट्स मीन एग्जैक्टली आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी। नोट कर सकते हैं, अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुओं के लिए ये बातें कही गई हैं, पूर्ववर्तित रहें। ठीक है, द अदर थिंग्स रिमेन अनडन मतलब कि ऑल अदर द अनरीजनेबल आइटम। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या होती है? द फुल कंपटीशन इज द मैंडेटरी कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे? इट्स अ बी। क्रेताओं और विक्रेताओं के विशाल संख्या को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, आंसर करेंगे। ये भी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। उसी मांग के वक्र के साथ संचलन को क्या कहा जाता है? द करिकुलम along the same demand curve is called, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिमांड, मांग का विस्तार या संकुचन होना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ सवाल आपको ज्योग्राफी से मिलेंगे, जो कि आसान प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक्स का सेक्शन थोड़ा सा टफ रहता ही है, और ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो होता है आपका, वो मोस्टली, जी हाँ दोस्तों, ये मोस्टली करंट के टॉपिक से जुड़े हुए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर का टॉपिक भी इकोनॉमिक्स में देखा जा सकता है, जैसे कि आरबीआई के नॉर्म्स क्या बदले हैं, इस साल बजट कितना हुआ है, बजट कितने का था और कितना खर्च हुआ है, या फिर डिमांड वगैरह, मार्केट वगैरह, इसके बारे में भी सवाल, यानी कि ई कॉमर्स से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखा जाता है। तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से मोस्ट ऑफ चांस होता है कि एक से या दो क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी का पैटर्न है। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। और किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, 12 घंटे 26 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, आंसर करेंगे दोस्तों, एस्ट्रॉयड रिवॉल्व अराउंड द सन। जी हाँ, एक क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है? तो अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स अ बी, मंगल और बृहस्पति के। नोट कर सकते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके चक्कर लगाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के और चारों ओर बहुत चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एस्ट्रॉयड होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज द वाटर साइकिल एग्जिस्ट? तो लूसेंट स्पेशल आपको क्लास कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए ये भी जरूर बताएंगे। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, अर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, जल चक्र ये जो है, ये सिर्फ पृथ्वी पर आपको संभव है। हमारे सौरमंडल के जितने भी हमारे ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर करेंगे 35 का आप लोग। आकार के संदर्भ में वरुण, यानी कि जो वरुण ग्रह है, वो हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पे आता है? एग्जैक्टली आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, वो चौथे स्थान पे है। जी हाँ, आकार की दृष्टि से देखें तो वरुण जो ग्रह है वो चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे बड़ा कौन है? तो शनि है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी है, उसके बाद वरुण है। सवाल नंबर नेक्स्ट आंसर करेंगे, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा गया है? जुड़वा बहने भी कहा गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर कर सकते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह, यानी कि विनस इज द राइट आंसर एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद यानी कि कोई उपग्रह नहीं है? चांद लिख दिया गया यहाँ पे, चांद इसलिए लिखा गया कि पृथ्वी का एक वो उपग्रह है, वो समझाने के लिए चीजों को लिखा गया यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव अ मून सैटेलाइट? लाइक अ मून सैटेलाइट कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। आंसर होगा यहाँ पे मरकरी, यानी कि बुध ग्रह, और ये सूर्य का सबसे
नजदीकी ग्रह भी है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है लगभग, है ना, लगभग ये कितना है? एग्जैक्टली आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, पृष्ठीय तापमान, इसका क्या होगा आंसर? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आंसर जरूर करके जाइएगा। और ऐसे ही अपडेट क्वेश्चंस के लिए प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आपको मैं एंड ऑफ एग्जाम तक ये सारी चीजें देता रहूंगा, साथ ही साथ आपको एनालिसिस वीडियो भी देता रहूंगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ एनटीपीसी के इस परीक्षा को लेकर। तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों एग्जैक्टली सूर्य, शुक्र ग्रह है। इट्स नोट कर लीजिएगा, विनस इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह का कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा गया है दोस्तों मंगल को, आंसर हम यहाँ पे सी कर लेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे है, जिसका आंसर आप लोग करेंगे। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी दोस्तों, किसके द्वारा देखी गई थी? ये डे ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे। जी हाँ, गैलेक्सी मंदाकिनी वाज द फर्स्ट सीन किसके द्वारा? ये 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, इन 4 में से किसने सबसे पहले उसको देखा था? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी कोई कमेंट करेंगे, जितने लोग वीडियो को देख रहे थे, अटेंड कर रहे थे। तो दोस्तों आज के सिनारियो में हम आपके साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और बाकी जॉब्स अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जाके जल्दी से, और वहाँ पे ये सारे पीडीएफ मैं आपको एक साथ भी दे दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे पीडीएफ के लिए तो भी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।